के 7 बज चुके हैं और वक्त हो गया है मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ। 24 मिनट में मध्य प्रदेश की तमाम अहम खबरों का हम संपूर्ण विश्लेषण करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। और बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले उस बात की करेंगे जहां पर पति पत्नी के रिश्ते को तार तार करने वाली 2 खबरें चलिए अब हम आपको आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं। पहली तस्वीर ग्वालियर से है जहां पर शादी के बाद भी महिला ने बॉयफ्रेंड को नहीं छोड़ा, ब्लैकमेल किया, लेकिन जब तक पति ने तलाक मांगा तो महिला का बॉयफ्रेंड शादी से पीछे ही हट गया। तो वहीं दूसरी तस्वीर जबलपुर से जहां पर दोस्त ने अपनी दोस्त की पत्नी के साथ संबंध बनाए और फिर ब्लैकमेल किया। चलिए अब दोनों खबरों पर विस्तार के साथ यहां पे विश्लेषण करते हैं और एक एक खबर हम आपको बताते हैं। सबसे पहले बात जो मध्य प्रदेश के ग्वालियर से हम बता रहे हैं, यहां पर पति और बॉयफ्रेंड के बीच पिसकर एक युवती की जो जिंदगी है वो पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। युवती का तो आरोप यह है कि शादी के बाद भी बॉयफ्रेंड ने उसके साथ रिश्ता कायम रखा और उन दोनों की जो तस्वीरें थी वो पति को भेज देने की धमकी देकर लंबे वक्त तक वो शोषण किया करता था। युवक ने युवती से शादी का वादा करते हुए पति को तलाक देने के लिए कहा, लेकिन युवती ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया, जिसकी वजह से गुस्साए युवती के बॉयफ्रेंड ने कुछ तस्वीरें और वीडियो उसके पति को भेज दिए, जिसका असर यह हुआ कि अपनी पत्नी और उसके बॉयफ्रेंड की तस्वीरें वीडियो मिलने के बाद पति ने उसे घर से निकालने के साथ ही तलाक दे दिया और कुटुंब कोर्ट में अर्जी दाखिल कर दी। इसके बाद युवती ने बॉयफ्रेंड के सामने पति को तलाक देकर उसे शादी किए जाने की बात को रखा तो वो सिरे से मुकर गया। धोखे की शिकार युवती ने बॉयफ्रेंड के खिलाफ थाने में शिकायत को दर्ज कराया है, जिस पर पुलिस ने जांच के बाद कार्रवाई किए जाने की बात कही है। मेरा बॉयफ्रेंड था जो मुझे 7-8 सालों से परेशान कर रहा है। मेरी शादी हुई तो मेरी शादी में भी आए तो इनने पता नहीं मेरे पति का नंबर कहाँ से लिया, फोटो भेजे मेरे पहले के और वीडियो भेजी। मेरे पति ने तलाक दे दिया। वो मुझे नहीं रख रहा है 5 साल तक। मैं उस पर कार्रवाई चाहती हूँ। अगर वो मुझे शादी ना करे तो सख्त से सख्त उस पर कार्रवाई की जाए। और मेरे से शादी का नाम लेके सर 8 साल से शोषण कर रहा है। उसका कहना यह है कि शादी से पहले उसके मित्रता थी और उसके बाद जब शादी हो गई तो उसने कहा कि मेरे साथ शादी कर लो और अपने पति से तलाक ले लो। तो उसने तलाक के लिए लगा दिया कोर्ट में। और कोर्ट के लिए अगली तारीख लगी हुई है। अब पति भी उसको रखना नहीं चाहता है, इसी के संबंध में आवेदन दिया है। तो चलिए अब बात करेंगे संस्कारधानी जबलपुर से। जबलपुर के आधारताल थाना क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाली एक 32 वर्षीय महिला ने पति के दोस्त के खिलाफ रेप का मामला दर्ज कराया है। इसके साथ ही उसने शारीरिक संबंधों की बात को सबसे बताने की धमकी देते हुए 15 लाख रुपए और इसके साथ ही कुछ जमीन के कागजात हड़पने के भी आरोप उसने अपने पति के दोस्त और उसके 3 साथियों पर लगाए हैं। महिला ने पुलिस को यह भी शिकायत में बताया है कि कटनी का रहने वाला नरेंद्र शिवहरे उसके पति का दोस्त है, जिसका अक्सर घर आना जाना होता था। साल 2023 में नरेंद्र ने महिला से शारीरिक संबंध बनाए और फिर कुछ दिनों बाद उसे ये बात सबसे बताकर समाज में बदनाम करने की धमकी देने लगा। धमकी देने के दौरान नरेंद्र ने समुदाय विशेष के 2 युवक और एक युवती से भी महिला को धमकी दिलवाई, जिसके बाद नरेंद्र महिला से अलग अलग किश्तों पर 15 लाख रुपए और जमीन के कागजात ले गया। पूरे मामले को लेकर अब महिला ने आधारताल थाने में शिकायत को दर्ज कराया है और जिसके बाद पुलिस सभी तथ्यों की जांच करते हुए कार्रवाई की बात जरूर कर रही है। इसके पति का दोस्त जिसका इनके घर में आना जाना था, नरेंद्र शिवहरे, इनके शारीरिक संबंध बन गए और शारीरिक संबंध बनने के बाद शारीरिक संबंध को सबके सामने बता देने का डर दिखाकर इस तरह की ब्लैकमेलिंग करके 3000 वर्ग फुट जमीन के कागज अपने पास रख लिए गए। ऐसी शिकायत पर अपराध कायम किया गया है, विवेचना की जा रही है। तो देखिए, इधर मुस्लिम समाज का एक तबका वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के समर्थन में है, तो वहीं दूसरा धड़ा इसके विरोध में है। राजधानी भोपाल में वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में जश्न मनाया गया। संशोधन बिल को लेकर मुस्लिम समुदाय में खुशी भी थी, जाहिर तौर पर यह देखने को भी मिली और बड़ी संख्या में पुरुष, बुजुर्ग, महिलाएं घर से बाहर निकले।
रहमत मस्जिद के सामने जमकर आतिशबाजी के साथ ढोल नगाड़ों पर लोग झूमते हुए भी साफ नजर आए, जैसे कि आप इस वक्त तस्वीरों में देखें। इधर इंदौर में वक्फ संशोधन बिल को लेकर राजवाड़ा पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटी। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी और गृह मंत्री को धन्यवाद भी दिया। तो वहीं ग्वालियर में मुस्लिम समाज के लोगों ने फूलबाग चौराहे पर वक्फ बिल के समर्थन में अपना न केवल प्रदर्शन यहाँ पे किया, बल्कि वक्फ बिल को मुस्लिम समाज और जनहित के लिए एक अच्छा विधेयक भी बताया। इस दौरान पीएम मोदी का आभार भी मुस्लिम समुदाय के लोगों के द्वारा जताया गया। तो देखिए, मध्य प्रदेश के बहुचर्चित भ्रष्टाचार मामले में आरोपी पूर्व आरटीओ कांस्टेबल सौरभ शर्मा और उसके साथियों को जमानत मिल गई है। जमानत को लेकर अब राजनीति भी शुरू हो गई है और कांग्रेस ने कई जिलों में सरकार का पुतला जलाकर विरोध व्यक्त किया है। ग्वालियर से भी प्रदर्शन की कई तस्वीरें सामने आई हैं। वहीं भोपाल में पीसीसी के बाहर मध्य प्रदेश कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। कांग्रेस के नेताओं ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। जबलपुर से भी प्रदर्शन की कई तस्वीरें सामने आई हैं। मालवीय चौक पर पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई। प्रदर्शनकारियों ने सौरभ शर्मा के मामले में जांच की मांग की है। तो वहीं उज्जैन में प्रदर्शन के दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई है। प्रदर्शन में विधायक के साथ ही सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस पूरे मामले में कांग्रेस का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। पूरे प्रदेश में, मध्य प्रदेश के सारे ब्लॉक में, सारे जिले स्तर पर ऐसे ही पुतला दहन किए गए हैं। माननीय जीतू पटवारी जी का निर्देश था, उनका आह्वान था कि सब ऐसी सरकार के विरोध चौराहों पर आके करना जरूरी है। तो देखिए, गुजरात के बनासकांठा पटाखा फैक्ट्री में बॉयलर ब्लास्ट होने की वजह से 21 लोगों की मौत हो गई। इन मृतकों में 18 लोग मध्य प्रदेश के रहने वाले बताए जाते हैं और इनमें से 10 मजदूर देवास और 8 मजदूर हरदा जिले के हंडिया तहसील के रहने वाले थे। घायलों में भी हंडिया के 3 मजदूर शामिल हैं, जबकि 2 लापता बताए जाते हैं। सभी मजदूर हादसे से कुछ दिन पहले ही मजदूरी के लिए बनासकांठा गए हुए थे। मृतकों के परिजनों का कहना है कि हरदा में पटाखा फैक्ट्री बंद होने के बाद ये सभी मजदूरी के लिए बनासकांठा पहुंचे हुए थे, जहां वे हादसे के शिकार हो गए हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है। इसके साथ ही सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पीड़ितों को हर संभव मदद दिए जाने का भरोसा भी दिया है। हमको तो ये भी मालूम है कि जिंदा है कि मरा है। अब आप कुछ भी जानकारी नहीं है। कभी नहीं गए जिंदगी, मेरी बच्ची तो कभी नहीं गई सर। पहली बार गई वो तो। अब मेरे को मालूम नहीं, पाचे आके मेरी लड़की कहाँ गई, वो तो गई नु के पटाखा बनाने के लिए। दूसरा दिन तो उससे खबर ही आ गई सर। 4 तो ये गए और ये पीछे है छोरा का घर, वो गया। एक मेरा खुद का छोरा गया, वो लक्ष्मी की छोरी ने, वो छोरी ने बताया लक्ष्मी फटी का फैक्ट्री में फूट गई है। कुछ जानकारी मिली थी, कुछ थोड़ी सी के बोले के वहाँ फैक्ट्री में बोले के फैक्ट्री में आग लग चुकी है। उसके बाद में फिर हमको कोई ढंग से पता नहीं पड़ रहा। सरकार की संवेदना इन घटना से जुड़े हुए सारे लोगों के प्रति है। और मैं अपनी तरफ से भी हमने 2-2 लाख की राशि मृतक परिवार को और घायलों को 50,000 की राशि देने का घोषणा की है। और उम्मीद करेंगे कि अब रोजगार परक व्यवस्था में जहाँ भी जो जाए तो थोड़ा अपनी आत्मरक्षा स्वयं की चिंता भी करे। ऐसी चीज़ों से बहुत परिवार वालों को दुखद भुगतना पड़ता है। ये बड़ा दर्दनाक हादसा था। तो देखिए, गुजरात के बनासकांठा में पटाखा फैक्ट्री हादसे में मृतक मजदूरों के शव मध्य प्रदेश लाए जा रहे हैं और इसके साथ ही हादसा मंगलवार को सुबह 8 बजे बनासकांठा के डीसा में हुआ था। हादसे में 21 मजदूरों की मौत हुई थी और सभी मजदूर हरदा देवास जिले के रहने वाले बताए जाते हैं। बुधवार को खातेगांव विधायक आशीष शर्मा ने देवास के संदलपुर में मृतकों के परिजनों के साथ मुलाकात करते हुए ढांढस बंधाया। इस दौरान IBC 24 से बातचीत करते हुए विधायक ने कहा है कि देर रात तक शव पहुंच जाएंगे। अंतिम संस्कार गुरुवार को किया जाएगा। विधायक आशीष शर्मा ने यह भी बताया है कि मजदूरों को गुजरात ले जाने वाले व्यक्ति की पहचान करते हुए उस पर यहां पे कार्रवाई भी करेंगे। इसके साथ ही पटाखा फैक्ट्री के मालिक पर सख्त कार्रवाई के लिए भी गुजरात सरकार से मांग करेंगे।
जिला प्रशासन ने एक टीम बनाकर बनासकांठा भेजी थी और तहसीलदार वहां पर पहुंच गए थे। 6 शव वाहनों में यहां के शवों को कलेक्ट कर लिया गया है। ऐसा अनुमान है कि शाम की 8-9 बजे तक शव यहां पहुंच सकेंगे। जो व्यक्ति इनको लेकर गया है उस पर भी कार्रवाई होना चाहिए, कंपनी पर भी कार्रवाई होना चाहिए। गुजरात सरकार से हम मांग करेंगे कि कठोर कार्रवाई होना ही चाहिए। अब बात करेंगे मंडला से, जहां पर मंडला में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है और इस मुठभेड़ में 2 महिला नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है। मारी गई ये महिला नक्सली, इस पर 28 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। ये 28 लाख की इनामी नक्सली थी। नक्सली प्रमीला सुकमा छत्तीसगढ़ की, नक्सली ममता गढ़चिरौली महाराष्ट्र की बताई जाती है। दोनों पर 14 लाख रुपए का इनाम घोषित था। इनके पास से SLR और एक राइफल को बरामद किया गया है। डीजीपी कैलाश मकवाना ने आधिकारिक पुष्टि की है इनके एनकाउंटर की। तो देखिए, अगली खबर भी बेहद ही जरूरी है क्योंकि NIA के वांटेड आतंकी फिरोज खान को रतलाम पुलिस ने आखिरकार कड़ी मशक्कत के बाद गिरफ्तार कर लिया है। ये वही आतंकी है जिस पर जयपुर में ब्लास्ट की साजिश रचने का गंभीर आरोप है। 28 मार्च 2022 को निम्बाहेड़ा पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक 4 व्हीलर से बड़े पैमाने पर विस्फोटक सामग्री को पकड़ा था और इस पूरे मामले में राजस्थान पुलिस ने रतलाम से 8 से ज्यादा आतंकियों को गिरफ्तार किया था। घटना के बाद से फिरोज फरार चल रहा था, जिसकी तलाश में NIA ने रतलाम शहर में जगह जगह पोस्टर भी चस्पा किए हुए थे और उसकी गिरफ्तारी पर 5 लाख रुपए का इनाम रखा गया था। खबर तो यह भी है कि अपने घर ईद मनाने आए आतंकी फिरोज को MP स्क्वाड ने गिरफ्तार किया है, जिस पर रतलाम पुलिस की लंबे समय से निगाह थी। 3 साल से जो है इसकी तलाश की जा रही थी, अलग अलग एजेंसीज के द्वारा तलाश की जा रही थी। आज सुबह एक डेडिकेटेड ऑपरेशन के द्वारा जो है रतलाम पुलिस के द्वारा जो इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के दौरान जो है तो छोटी मोटी जो है हाथापाई हुई। गिरफ्तार करने के दौरान उसमें एक FIR रजिस्टर किया गया है और उसके बाद जो है हमने बाकी एजेंसीज को भी इन्फॉर्म किया है। एजेंसीज भी जो है आ रही हैं और अपने केसेस में भी आगे इसमें जो है तो चलिए इसी खबर के साथ मैं रश्क गौरी आपसे लेती हूँ इजाजत, लेकिन ब्रेक के बाद भी IBC 24 पर खबरों का सिलसिला नॉन स्टॉप जारी, क्योंकि सवाल आपका है।